हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर हब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रक्त यानी ब्लड से जुड़े 50+ क्वेश्चंस को। और ये 50+ क्वेश्चंस इस प्रकार से रखे गए हैं कि ये रक्त यानी ब्लड से संबंधित जो टॉपिक है वो पूरा इसी वीडियो में तैयार हो जाएगा। तो रक्त यानी ब्लड से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हमारे चैनल के बारे में। देखिए, हमारे चैनल में साइंस, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों शामिल हैं, पॉलिटी यानी संविधान, हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों शामिल हैं, ज्योग्राफी जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के माध्यम से आपको समझाई जाएगी, स्टैटिक जीके। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनसे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, उन सभी को इस चैनल के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। सभी टॉपिक्स को पिक्चर्स, डायग्राम, चार्ट, इमेजेस आदि के माध्यम से या मैप के माध्यम से समझाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ब्लड यानी रक्त से जुड़े 50+ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और 50+ क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपका रक्त यानी ब्लड टॉपिक पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, रक्त यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, आपको भी ये बात पता होगी कि जो ब्लड होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिराणु। रुधिराणु जो होता है उसके फिर से 3 भाग होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि ब्लड के अध्ययन को या रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसके अध्ययन को सेरोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको हीमोग्लोबिन से हीमेटोलॉजी तो याद रह जाएगा, लेकिन सेरोलॉजी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए आपको ये खास तौर पे याद रखना है कि रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी और साथ ही साथ में सेरोलॉजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त या ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 या 7.4। अब आपसे यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रक्त जो होता है मनुष्य का वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? क्योंकि देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसलिए ये क्षारीय होगा। अब आप कैसे समझेंगे कि कोई चीज़ क्षारीय है या अम्लीय है? तो देखिए, जिस भी चीज़ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होती है, यानी वो ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। अब अगर 7 से आगे बढ़ता है पीएच मान, यानी 7.1 या 7.2 या जितना भी आगे बढ़ता जाएगा उतनी ही अधिक वो चीज़ क्षारीय होती जाएगी। और अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से कम है, यानी मान लीजिए 6.9 है, 6.8 है या इससे कम है, तो जितना भी ज़्यादा पीएच मान कम होता जाएगा 7 से, उतना अधिक वो चीज़ अम्लीय होती जाएगी। तो यहाँ देखिए, रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, यानी ये 7 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि रक्त जो होता है वो क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में उसके कुल भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो मनुष्य के शरीर में उसके कुल भार का 7% रक्त होता है। अब देखिए, आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो पुरुष होता है उसके शरीर में कितना रक्त होता है? तो जो पुरुष होता है उसके शरीर में रक्त होता है 5.5 लीटर और जो महिला होती है उसके शरीर में रक्त होता है 5 लीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो पुरुष होता है उसकी अपेक्षा महिला में आधा लीटर खून कम होता है। आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि पुरुष में कितना होता है, महिला में कितना होता है, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त कितने लीटर कम होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होता है? मैंने अभी आपको बताया था, पुरुषों के शरीर में रक्त होता है 5.5 लीटर और महिलाओं के शरीर में रक्त होता है सिर्फ 5 लीटर।
अगला क्वेश्चन है महिलाओं के शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है महिलाओं के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा रक्त होता है, कितना होता है? कहा नहीं जा सकता, या बराबर होता है, या आधा लीटर ज़्यादा होता है, या आधा लीटर कम होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त जो है वो कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4, आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है भ्रूण यानी एम्ब्रायो जो होता है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जो भ्रूण होता है उसमें रक्त का निर्माण यानी ब्लड का निर्माण लीवर में होता है यानी यकृत में होता है, और जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस भाग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर के प्लीहा या स्प्लीन या इसी को तिल्ली भी कहा जाता है। तो आपसे जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, या प्लीहा लिख देगा, या तो तिल्ली लिख देगा, या स्प्लीन लिख देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को या तिल्ली को। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड जो होता है वो स्टोर रहता है, स्टोर रहता है यहाँ पर ब्लड, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है मनुष्य के शरीर का। फिर अगला क्वेश्चन है आरबीसी की कब्र या ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्र कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को, इसी को अभी मैंने बताया तिल्ली भी कहा जाता है। और स्प्लीन या प्लीहा को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आरबीसी जाकर मरती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? तो जो हम पढ़ते हैं ना कि वेन्स होती हैं यानी सिराएं होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियाँ जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होकर ब्लड जाता है, पहले हार्ट में जाता है, पंप होता है, उसके बाद शरीर के और अंगों तक पहुँचता है, कोशिकाओं तक पहुँचता है, उसके बाद वापस हार्ट में आता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर से जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें बताई थी विलियम हार्वे ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है पुरुषों के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है तो आप कहेंगे आरबीसी में पाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है तो आप कहेंगे कि आयरन या लोहा या Fe। तो हमारा अगला प्रश्न है महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनमें 1 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। तो पुरुषों में होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, महिलाओं में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर, और महिलाओं में 1 ग्राम पर डेसीलीटर पुरुषों की अपेक्षा हीमोग्लोबिन कम होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अगला क्वेश्चन है रक्त का काम नहीं है। रक्त का काम कौन सा नहीं है? इनमें से आपको ये बताना है। पोषक तत्वों का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ताप नियंत्रण करना यानी टेम्परेचर जो है उसको बनाए रखना, और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। बताइए इनमें से कौन सा रक्त का काम नहीं है? तो देखिए जो पोषक तत्वों का परिवहन होता है वो करना तो रक्त का काम है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेकर जाता है। ताप नियंत्रण करना यानी शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना भी रक्त का काम है। लेकिन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना रक्त का काम नहीं है। बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना विटामिन्स का काम है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से?
तो पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु जो होते हैं, और फिर रुधिराणु को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा 55 से 60% तक हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है, रुधिराणुओं में कौन कौन शामिल हैं? रुधिराणुओं में मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से रुधिराणु जो हैं उनके 3 भाग होते हैं। बताइए। देखिए, रुधिराणुओं के 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने या रक्त को जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, केसीन और इनमें से कोई नहीं। बताइए, रक्त को जमाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? तो रक्त को जमाने का या रक्त का थक्का बनाने का काम करता है फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन रक्त के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्लाज्मा में। और अगर प्लाज्मा से इसी फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन को हटा दिया जाए तो उस भाग को सीरम कहा जाता है। जो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन को हटा देने के बाद प्लाज्मा का भाग बचता है उसको सीरम कहा जाता है। जब किसी भी बीमारी की जांच की जाती है तो उसी सीरम के माध्यम से की जाती है, यानी उसी सीरम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी रक्त का थक्का बनाने में या रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन काम करता है। अब यहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो आप कहते कि विटामिन के की आवश्यकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों के वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। जो रुधिराणु हैं तीनों, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स जो हैं उनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। फिर अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स जो हैं उनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। फिर अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या होनी चाहिए 10,000। 3 बातें आपको डब्ल्यूबीसी से संबंधित याद रखनी है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी की संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में होनी चाहिए 10,000 और डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ है या जो जीवन काल है डब्ल्यूबीसी का वो है 4 दिन। फिर अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है, यानी 5 मिलियन। आपको ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। तो आप कहेंगे 5 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको इसमें 2 बातें और याद रखनी है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट और जो आरबीसी की लाइफ होती है या आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन।
तो देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, या स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 लाख, और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल होता है या इनकी लाइफ होती है 7 डेज यानी 7 दिन, और इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। तो आपको ये 3 बातें इसमें याद रखनी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी जीवन अवधि 120 दिन होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की संख्या किसी स्वस्थ मनुष्य में होनी चाहिए 50 लाख या 5 मिलियन। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती हैं उनकी जीवन अवधि या उनकी लाइफ होती है 120 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीसी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो आप कहेंगे कि प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। फिर इसके बाद इनका जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है, और इनकी जो स्वस्थ मनुष्य में संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 लाख। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 7 दिन। फिर अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने के लिए किस धातु या किस तत्व का होना आवश्यक है। तो बताइए रक्त को जमाने के लिए किस धातु का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम। कैल्शियम को Ca भी लिखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिए जाएं वो कैल्शियम, फाइब्रिनोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम करके ना दिए जाएं। आपके परीक्षा में ऑप्शन जो दे दिए जाएं वो दे दिए जाएं ऑप्शन नंबर 1 Ca, ऑप्शन नंबर 2 Fe, ऑप्शन नंबर 3 Mg, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि रक्त को जमाने के लिए Ca या कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब देखिए रक्त को जमाने से संबंधित आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि रक्त को जमने में 4 मिनट का समय लगता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्त को जमने में कितने मिनट लगते हैं या कितना समय लगता है। तो आप कहेंगे कि रक्त को जमाने में या रक्त को जमने में 4 मिनट का समय लगता है। फिर इसके अलावा आपको दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि रक्त को जमाने के लिए किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाए तो आप कहेंगे फाइब्रिनोजन। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है रक्त को जमाने के लिए, तो आप कहेंगे कि विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो ये जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं ये याद रखनी है। पहली बात तो कौन सा विटामिन रक्त को जमाने के लिए जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे विटामिन के। दूसरी बात कौन सी प्रोटीन रक्त को जमाने में मदद करती है, तो आप कहेंगे फाइब्रिनोजन। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कौन सी धातु या कौन सा तत्व रक्त को जमाने में मदद करता है, तो आप कहेंगे कि जो कैल्शियम धातु होती है या कैल्शियम जो तत्व होता है वो रक्त को जमाने के लिए जिम्मेदार है या रक्त को जमाने में मदद करता है। और आपसे इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछ सकता है कि कितना समय रक्त को जमने में लगता है या कितना समय रक्त का थक्का बनने में लगता है, तो आप कहेंगे कि 4 मिनट का समय रक्त का थक्का बनने में लगता है। तो ये 4 बातें आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर आपसे विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के, प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन, अगर आपसे धातु या तत्व पूछा जाए तो कैल्शियम, और इसे जमने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने के लिए किस विटामिन का होना आवश्यक है। मैंने अभी आपको बताया था कि रक्त को जमाने के लिए विटामिन के का होना आवश्यक है। आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि रक्त को जमाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने के लिए किस रुधिराणु की आवश्यकता होती है। तो रक्त को जमाने के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में प्लेटलेट्स ना दे करके थ्रोम्बोसाइट्स दे दे, तो आपको ये भी याद रखना है कि रक्त को जमाने के लिए प्लेटलेट्स की या थ्रोम्बोसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है।
अभी देखिए मैंने आपको बताया कि रक्त को जो जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं, या कौन सी प्रोटीन होती है, या कौन सी धातु होती है, या कौन सा जो रुधिराणु होता है, इन सब के बारे में। तो अब आपको ये बताना है कि जो मनुष्य के शरीर के अंदर होता है रक्त, वो क्यों नहीं जमता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य के शरीर के बाहर रक्त निकलता है वो तो जम जाता है, लेकिन वही रक्त जब मनुष्य के शरीर के अंदर बह रहा है तो वो रक्त क्यों नहीं जमता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदार है हिपैरिन नाम की प्रोटीन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है, तो आपको कहना है हिपैरिन प्रोटीन जो है वो मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। ये बात आपको याद रखनी है। अब ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, तो आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप किसी का A+ होता है यानी A पॉजिटिव होता है, किसी का B पॉजिटिव होता है, किसी का O पॉजिटिव होता है, या O निगेटिव होता है, या इनमें से पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, किसी का AB होता है। तो इस तरह से कई सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। और इन ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, तो इन ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो होता है वो होता है एंटीजन के द्वारा। अब देखिए आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एंटीजन जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, यानी किस रुधिराणु में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे RBC में। और मनुष्य के शरीर में देखिए एक तो एंटीजन पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है एंटीबॉडी। ये दोनों मनुष्य के शरीर में होते हैं। एंटीजन पाया जाता है RBC में, और जो ये एंटीबॉडी होता है ये पाया जाता है मनुष्य के रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है ना, उसमें। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला एंटीजन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो जो एंटीजन प्रोटीन होता है वो अभी मैंने आपको बताया था कि जो RBC होता है उसमें पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला एंटीजन प्रोटीन RBC में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी प्रोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के शरीर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एंटीजन होता है और दूसरा एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन जो होता है वो RBC में पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो पाया जाता है मनुष्य के रक्त के प्लाज्मा में। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त में कितने प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और अगर इसके साथ ही साथ आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसी व्यक्ति के शरीर में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, तो आप उसमें भी कहेंगे कि किसी व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अब देखिए जो एंटीजन होते हैं यानी जिनके आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है या ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है, उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी एंटीजन होते हैं A और B, और जो एंटीबॉडी होते हैं उन्हें भी A और B ही लिखा जाता है, लेकिन उन्हें लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। तो इस तरह से एंटीजन जो होंगे वो होंगे कैपिटल लेटर वाले A और B, और जो एंटीबॉडी होंगे वो होंगे स्मॉल लेटर वाले A और B। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी हैं। आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जो एंटीजन होते हैं वो A और B होते हैं कैपिटल लेटर वाले, जो एंटीबॉडी होते हैं वो भी A और B ही होते हैं लेकिन स्मॉल लेटर वाले। फिर इसके अलावा जो रक्त समूह का निर्धारण होता है या ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो होता है एंटीजन के द्वारा, यानी कैपिटल लेटर वाले A और B के द्वारा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में या किसी व्यक्ति के रक्त में पाए जाते हैं 2 प्रकार के एंटीबॉडी।